नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन 24x7 का खास कार्यक्रम 3 बड़ी खबरें। और 3 बड़ी खबरों में हम बात करेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड के पूर्व सीएम बीसी खंडूरी का पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया है। हरिद्वार के खड़खड़ी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। रायबरेली में दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की एनडीए सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई है। उन्होंने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर सियासी हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में देश की जनता और भी परेशानियों का सामना करेगी। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे कि ई फार्मेसी की ओर से ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री और भारी डिस्काउंट के विरोध में आज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स का देशव्यापी हड़ताल है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर राज्य सरकार ने प्रदेश में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। बुधवार को हरिद्वार के खड़खड़ी घाट पर राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे मनीष खंडूरी ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल और सांसद अनिल बलूनी, सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, धन सिंह रावत, आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह पिट्टा सिंह सहित कई नेता और पूर्व सैनिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग पहुंचे। बुधवार को उनकी अंत्येष्टि के दिन भी सरकारी विभाग बंद रहे। उनके वसंत विहार स्थित आवास पर पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी को श्रद्धांजलि देने के लिए देहरादून में उनकी आवास पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनका पूरा जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है, प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने चाहे सेना के अधिकारी के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी सेवा देनी हो, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में या भारत सरकार के मंत्री के रूप में अनुशासन, नियम, संयम, समय की पाबंदी, वो सभी ऐसे अनुकरणीय पहलू हैं जो हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। उनका जाना बहुत दुखद है। हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता था। घर के हमारे बड़े थे, हमेशा उनकी छत्र छाया थी। उनके जाने से जो खालीपन महसूस हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो इसी खबर पर बातचीत करने के लिए योगेश आर्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। योगेश, पूर्व सीएम खंडूरी हरिद्वार में पंचतत्वों में विलीन हो गए, आखिरकार क्या कुछ कार्यक्रम रहे? इस दौरान कौन कौन से वो महान हस्तियां रही जो कि उस वक्त श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रही? देखिए, निश्चित जिस तरह से देखा जाए कि उत्तराखंड ने आज एक बड़े नेता और सादगीपूर्ण नेता को जो है अंतिम विदाई दी है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का निधन होने के बाद जो है आज उनकी अंतिम विदाई दी गई है और हरिद्वार के खड़खड़ी अंतिम संस्कार उनका हुआ है। उससे पहले अगर देखा जाए तो वहाँ पर जिस तरह से उनको जो है पुष्प चक्र देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर मौजूद रहे। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री चाहे तीरथ सिंह हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, उनके साथ साथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो है हरियाणा से जो वो पहुँचे वहाँ पर। इसके साथ साथ तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो वहाँ पर पहुँचे, विधायकगण वहाँ पर मौजूद रहे। तो तमाम जितने भी वहाँ पर जो है नेतागण थे उन्होंने वहाँ पर पहुँचकर उनको पुष्प चक्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। और क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए निशी क्योंकि बड़े नेता के रूप में जाना जाता था और उससे पहले अगर देखा जाए तो क्योंकि केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने वहाँ पर सेवाएं दी हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री 2007 से 9 तक हो रहे हैं। उसके बाद 11 से 12 जो है उनका कार्यकाल रहा है। 2 बार जो है
मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उत्तराखंड में कामकाज किया और उनका जो अनुशासन था वो आज भी याद जो है आता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से वो एक बड़े नेता के रूप में उनके रहे हैं, लेकिन लंबे समय से क्योंकि अस्वस्थ चल रहे थे और अंतिम सांस उन्होंने साल में ली, उसके बाद जो है आज उनको अंतिम दर्शन के बाद जो है विदाई दी और राजकीय हो या सैनिक सम्मान हो उनके साथ जो है उनको अंतिम विदाई दी गई है। तो देखिए, क्योंकि बड़े नेता के रूप में उन्हें देखा गया है, उनके जो बातें रही उनके कार्यकाल के दौरान, जो एक भ्रष्टाचार पर उनका काम करने की, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात हो, चाहे फिर उसके साथ साथ विकास किस तरह से करना है, उत्तराखंड की चारों दिशाओं में जिस तरह से विकास की गंगा को बहाना है, वो हमेशा उस विजन पर काम करते थे। और वो आज जो है याद किया गया, नम आंखों से जो है विदाई उनको दी गई और उनकी चीज़ों पर राह पर उन्होंने जो राह दिखाई, उन्होंने जो उत्तराखंड के लिए किया, उस राह पर चलने का जो संकल्प है वो उस दौरान वहाँ पर राजनेता लेते हुए नजर आए। जी बिल्कुल योगेश, नम आंखों से विदाई जरूर दी गई और ये बेहद भावुक क्षण इस वक्त रहा जब उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और वो पंच तत्वों में विलीन हो गए। लेकिन आखिरकार खंडूरी के जाने से क्या लगता है कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में कितना बड़ा असर पहुंचा है? राजनीति जो एक क्षति जो है उसके रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि जो है उनका समय समय पर जो है अनुभव जो है उनका रहा है, जो वो अपना साझा वो करते थे नेताओं के साथ और उसको लेने के लिए उनसे जो है उनका अनुभव को अपने जीवन में उतारने के लिए वहाँ पर विधायकों मंत्रियों के पास हमेशा समय समय पर पहुँचते रहते थे और वो कहीं ना कहीं बातचीत उन्होंने किस तरह से इस प्रदेश में कामकाज किया उसका अनुसरण समय समय पर वो जाकर करते थे। तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हुए और जिस तरह से आज जब उनको अंतिम विदाई दी गई, आंखें नम थी, खंडूरी अमर रहे, इस तरह के नारे जो है वहाँ पर लगाए जा रहे थे। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ा राजनेता जब जाता है तो वो अपने पीछे कई यादें छोड़कर जाता है, कई चीज़ें छोड़कर जाता है और उसका अनुसरण करने के बाद उसके दिखाए गए मार्ग पर किस तरह से जो है आने वाले वक्त में जो है राजनेता चलते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर सबकी आंखें नम थी, उनकी बताई हुई बातें सब याद आ रही थी और उसके साथ साथ वहाँ पर कुछ ऐसे पूर्व सैनिक भी मौजूद थे जिन्होंने उनके अंडर कवर जो है काम किया, चाहे वो 71 का युद्ध हो, किस तरह से उन्होंने लखनऊ से लेकर पाकिस्तान तक वहाँ पर तमाम चीज़ें उनके जो है निर्देशन में किया। तो वो सब चीज़ें जब वो बता रहे थे तो भावुक क्षण था कि आखिरकार एक जो है सैनिक के रूप में उनका लंबा काल खंड रहा है, उसके बाद जो है उन्होंने राजनीति में आकर के उत्तराखंड के लिए किस तरह से नई नई चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी और उन्होंने किस तरह से केंद्रीय जो है मंत्री रहते हुए उन्होंने कई तमाम चीज़ों को, कई मुद्दों को जो है सदन में उठाया। तो वो आज सभी चीज़ें याद आती हैं, उनका मैसेज वो भी याद आता है कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए अपने समय रहते कितना कुछ किया। उन्होंने जो एक मैसेज जो है आखिरी वक्त में दिया था वो भी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हर व्यक्ति उसको समझ रहा है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो एक बड़े नेता के रूप में, एक सादगीपूर्ण नेता और एक जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले, इस प्रदेश के लिए प्रगति पर काम करने वाले नेता जो है वो आज कहीं ना कहीं उनको अंतिम विदाई जो है वो दी गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी कहा जाता था कि एक साफ छवि वाले नेता है और जब भी वो जाते थे, जब भी उनके विकास कार्यों को याद किया जाता था, एक बार फिर से उनकी सरकार दोहराने की बार बार बात होती थी, इसलिए बार बार कहा जाता था खंडूरी है जरूरी। और इसी के चलते साफ स्पष्ट होता है कि जनता के बीच आखिरकार उनकी क्या कुछ छवि रही। एक स्वच्छ छवि वाला नेता उन्हें कहा जाता था और उनके कामों को हमेशा याद भी किया जाएगा और कहा जा रहा है कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर ही अब भारतीय जनता पार्टी आगे चलकर काम करेगी और विकास कार्यों को गति दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और संविधान की सुरक्षा के मुद्दे को घेरते हुए केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल समेत डेली यूज की जरूरी चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता पर भारी बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का आम नागरिक आर्थिक दबाव झेल रहा है, लेकिन सरकार जनता की परेशानियों को गंभीरता से नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अदानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाई। देखना, 2-3 महीने में आपको पता लग जाए।
कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी में आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे नोटबंदी में कहा था मुझे लटका देना फांसी से। नोटबंदी उसने की, आपसे पैसा उसने छीना, आपके घर से पैसा उसने छीना, और फिर आके हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे लटका देना फांसी पे अगर काला धन नहीं खत्म हुआ। काला धन खत्म हुआ? उसके बाद कोविड के समय वही बात की, मजदूरों को मरवा दिया, घर भेज दिया, लॉकडाउन कर दिया, और अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया। और फिर से करने वाला है। चुनाव से पहले कहा कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। और आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान के बाहर भेज रहा है। अंबानी रूस से पेट्रोल खरीदता है और बाहर बेचता है। और अंबानी नरेंद्र मोदी की फंडिंग उस पेट्रोल के पैसे से करता है। यह सच्चाई है। रास्ता क्लियर है, रास्ता दिखाया गया है पहले। अंबेडकर जी का रास्ता है, नेहरू जी का रास्ता है, गांधी जी का रास्ता है, वीरप्पाची जी का रास्ता है, बुद्ध भगवान का रास्ता है, नारायण गुरु, बसवना, ये सब, इन सब लोगों ने रास्ता दिखाया है। आप मूर्तियों के सामने हाथ जोड़िए, घंटों जोड़िए, मत्था टेकिए, मगर जब उनकी विचारधारा पर आक्रमण होता है तो फिर खड़े हो जाइए और पीछे मत हटिए। यही है मतलब मत्थे टेकने का, यही है मतलब हाथ जोड़ने का। नारों से कुछ नहीं होने वाला, इसकी रक्षा कीजिए। इसमें वीरापासी जी की आवाज है, उनका खून है इसमें। अंबेडकर जी की आवाज है, खून है इसमें। गांधी जी, नेहरू जी, सबकी आवाज है इसमें, सबका खून है इसमें। आवाज की और खून की रक्षा कीजिए। हाथ जोड़ने से अब कुछ नहीं होने वाला है, खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपने बात सुनी, मगर अब जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर इतना ज्यादा बरस चुकी है कि साफ शब्दों में कहा गया कि मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच कर रख दिया। आखिरकार कैसे और क्यों? बिल्कुल निधि, आज अमेठी दौरे पर राहुल गांधी का जब आगमन होता है तो राहुल गांधी जब अमेठी में पहुंचते हैं तो उनका एक ही सुर होता है, और वो देश के बढ़ती महंगाई को लेकर वो जब हमला बोलते हैं तो प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह हो और चाहे आरएसएस हो, सभी को उन्होंने जो है पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा किया। देश में डीजल पेट्रोल से लेकर रसोई गैस की किल्लत के साथ साथ अन्य समस्याएं जो हो रही हैं
उसका जिम्मेदार अडानी और अंबानी को ठहराया है। बात की जाए तो राहुल गांधी जब अमेठी दौरे पर आए तो मैं शुरुआत से बताना चाहूंगा निशी आपको, क्योंकि जायस में उनका भव्य जोरदार स्वागत किया जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ। उसके बाद जो अमेठी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं योगेंद्र मिश्रा के वो घर जाते हैं। योगेंद्र मिश्रा के घर पहुंचने के बाद उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करते हैं लगभग, क्योंकि 6 महीने पहले योगेंद्र मिश्रा की जो है बीमारी के चलते जो है मृत्यु हो जाती है और राहुल गांधी कतिपय कारणों से अमेठी नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि अमेठी को अपना घर अपना परिवार, आज भी उन्होंने बताया कि अमेठी में मेरा घर है, मेरा परिवार है, पारिवारिक रिश्ते हैं। पारिवारिक रिश्ते हैं तो फिर पारिवारिक रिश्ते निभाने वाले इतने दिन बाद अमेठी कब आए, कैसे आए? बीजेपी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई है। किशोरीलाल शर्मा जो अमेठी के सांसद हैं उनको कटघरे में खड़ा किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी होती है। लेकिन राहुल गांधी जब अपने कार्यकर्ताओं से, चूंकि 2000 कार्यकर्ताओं से उनको मुलाकात करनी थी और उन कार्यकर्ताओं के पास जब पहुंचते हैं तो देश में जो इस समय संकट चल रहा है कहीं ना कहीं उस संकट का हवाला दिया जाता है और जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं और आरएसएस सहित देश के जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं, साफ उन्होंने मीडिया से बात करने में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने नीट की परीक्षा को लेकर भी सवाल किया, देश में महंगाई को कटघरे में खड़ा किया कि ये हो रहा है और उसका एक ही जिम्मेदार है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, वो है देश का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निशी हमला बोलते राहुल गांधी नजर आए हैं आज। लेकिन आदित्य, ये भी देखना पड़ेगा ना, जब राहुल गांधी जनता को संबोधित कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उनके शब्दों का चयन भी साफ तौर पर देखने को मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सियासी हमला जरूर बोला, साथ ही साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में ले लिया। दूसरी तरफ एक तरफ वैश्विक संकट आन पड़ा है, तो ऐसे में सिर्फ भारत इसका जिम्मेदार नहीं है, काफी सारे ऐसे देश हैं जो कि आर्थिक संकट से इस वक्त जूझ रहे हैं और सभी पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, क्या अंतर्राष्ट्रीय संकट बेरोजगारी और संविधान से कहीं ना कहीं कनेक्शन रखता है? क्या इस वक्त बेरोजगारी और संविधान पर बातचीत होनी चाहिए थी या फिर वैश्विक संकट पर बात होनी चाहिए थी? बिल्कुल सही सवाल किया है ऋषि आपने कि इस समय देश जब संकट से जूझ रहा है तो ऐसी कंडीशन में सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए। देश में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस से लेकर जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है, तो ऐसे में देश का जिम्मेदार देश ही नहीं है, क्योंकि जो सामान आ रहे हैं, जो आयात और निर्यात हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विदेशों से हो रहे हैं और उन पर जो है भारत काफी ना काफी आत्मनिर्भर है। और ऐसी कंडीशन में इसकी स्थिति को देखते हुए राजनीति इस समय जो है वो नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से लोगों ने वहां पर ये भी अपने आप में कहा कि इस समय देश में संकट है और उस संकट का, तो चूंकि राहुल गांधी के निशाने पर तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो साफ शब्दों में यही कहा जाए कि राहुल गांधी का जो एक ही है लक्ष्य है कि वो राजनीति उनकी चमकेगी, राजनीति में वो कहीं ना कहीं अपनी बात वो रखेंगे लोगों के सामने। और अमेठी आए हैं तो अमेठी से अपना घर का रिश्ता बताते हैं, घर से पारिवारिक रिश्ता बताते हैं, तो ऐसी कंडीशन में स्वाभाविक है कि किशोरीलाल शर्मा जो यहाँ के सांसद हैं उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि 2 साल किशोरीलाल मालामाल के लगातार नारे लगे, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, भाजपाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो राहुल गांधी उस बात को, अमेठी में विकास की बातों को छोड़ दिया है, देश की विकास की बातों को छोड़ दिया है, सिर्फ अडानी और अंबानी के मुद्दे को लेकर देश में हालात क्या है उन हालातों को देखते हुए निश्चित रूप से हमला हुआ है और पूरी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है आज अमेठी दौरे पर। जी निशी, बिल्कुल, देखिए जहां पर आदित्य एक तरफ सहयोग और समझदारी के साथ एक समाधान बताने की जरूरत थी, वहां पर एक समझदारी का पाठ पढ़ाते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, जहां वो अंबानी अडानी को कटघरे में लेते हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे पर लेते हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर ही निशाना साधते हुए नजर आते हैं। लेकिन आखिरकार इस वक्त इस तरीके की चर्चाएं, यानी कि इसको राजनीतिक रंग देना बिल्कुल भी सही साबित नहीं हो पाता। हालांकि ये इनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है या फिर परिस्थितियों को समझने का तरीका हो सकता है। ये देखने वाला विषय का बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। ई फार्मेसी की ओर से ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री और भारी डिस्काउंट के विरोध में आज AIOCT ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है। इसी क्रम में बिहार में दवा विक्रेताओं ने शहर के प्रमुख दवा दुकानें बंद रखी हैं, जिस वजह से मरीजों और आम लोगों को काफी परेशानियों का
सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दवाओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है और कहा कि उत्तराखंड में भी ऑनलाइन फार्मेसी का विरोध साफ है। एसोसिएशन का कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन का मकसद उन रेगुलेटरी कमियों को उजागर करना है जिनकी वजह से ई फार्मेसी और तुरंत दवा पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म बिना उचित निगरानी के काम कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारा इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। PCGA जिंदाबाद, आइए बढ़िया, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। प्रसन्न कुमार सिंह, अध्यक्ष बिहार केमिस्ट रजिस्ट्रेशन, उपाध्यक्ष ऑल इंडिया केमिस्ट रजिस्ट्रेशन। आपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, क्या क्या मांगे आप? हमारी मेन मांगे हैं कि जो अवैध ई फार्मेसी चल रहा है देश में, उसे कानून सम्मत बनाया जाए, या तो ई फार्मेसी बंद किया जाए। ई फार्मेसी में जो खराबी है वो हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि आज कोई भी दवाई दुकान में दवाई का सेल करने के लिए ड्रग एक्ट में कई तरह के प्रावधान है। नारकोटिक दवा बेचने का अलग प्रावधान है, शेड्यूल H1 की दवाएं बेचने के लिए अलग प्रावधान है, बल्कि प्रतिबंधित दवाओं बेचने के लिए अलग प्रावधान है। लेकिन ई फार्मेसी वाले के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ई फार्मेसी वाले को आप A1 के जमाने में कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लोड कीजिए, आपको दवाई कोरियर से आपके घर पर पहुंच जाएगा, जिसके चलते आज अवैध जो भी नारकोटिक की दवाएं हैं, जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, जैसे एबॉर्शन का है, जैसे और प्रतिबंधित दवाएं, इस तरह की दवाएं धरने से मिल रहा है और बदनाम हमारा दवा दुकानदार हो रहा है। आज के डेट में नंबर 1 ई फार्मेसी वाले का अवैध बिजनेस को बंद करवाया जाए या उसको कानून सम्मत किया जाए। दूसरा क्या है कि आज बड़े बड़े टीवी पर जो प्रचार कर रहे हैं कि हम 40% डिस्काउंट और 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, जबकि आपको मालूम हो कि हम लोगों का कमीशन, हम लोगों का डिस्काउंट भारत सरकार का NPPA विभाग तय करता है। जब मैक्सिमम डिस्काउंट हमारा होलसेलर के लिए 8% और 10% और रिटेलर के लिए 20% और 16% है, जिसकी इसी कमीशन के अंदर हमारी सारी व्यवस्था चलती है, दुकान का पूंजी, दुकान का रखरखाव, स्टाफ का सैलरी, तो फिर ये डिस्काउंट 30 से 40% कहां से दे रहा है? इसकी जांच करे भारत सरकार। फिलहाल तो इन बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा चैनल 24/7। नमस्कार।